देखो दोस्त, लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था पॉलीप्रोटिक एसिड और पॉलीहाइड्रोक्सी बेसिस, यही तो जानते हो। उनके केस में पीएच कैसे निकाला जाता है वो आपने किया था, कैलकुलेशंस भी किए थे आपने। अब आज की क्लास में आपको जो बताने जा रहे हैं वो है एसिड बेस कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। लिखिए हेडिंग, कैलकुलेटिंग पीएच। हेडिंग लिखो, कैलकुलेटिंग पीएच इन एसिड बेस कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेसेस। Calculating pH in acid-base complete neutralization processes. Complete neutralization. Calculating pH in acid-base complete neutralization processes. और acid-base complete neutralization process जो होता है उसको बोलते हैं salt hydrolysis। ब्रैकेट में लिख लो, इनमें हम आपको salt hydrolysis पढ़ाएंगे। Calculating pH in acid-base complete neutralization processes। और जो एसिड बेस कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेसेस के पीएच होते हैं वो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के कॉन्सेप्ट से निकाले जाते हैं। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस है ना भैया। आप चाहो तो इसको ब्रैकेट में सॉल्ट हाइड्रोलिसिस लिख लो। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस आपने पढ़ा भी होगा, तो वही आपको बताने जा रहे हैं कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे वन बाय वन। चलिए, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन अगर कंप्लीट होता है तो कितने टाइप का होता है पहले क्वालिटेटिवली बता लेते हैं। आप एक बात बताओ, 4 टाइप के न्यूट्रलाइजेशन होते हैं। एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रलाइजेशन। रुकना, अभी क्वालिटेटिवली आपने पहले पढ़ा होगा क्या नेचर होता है इसका, क्या नेचर होता है अप्रोक्सीमेटली, हल्का फुल्का नेचर का आइडिया है आपको क्या होता है? न्यूट्रल होता है। यस न्यूट्रल। अरे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का जो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन है वो न्यूट्रल इन नेचर होता है। इसका मतलब है पीएच की वैल्यू अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे देखोगे तो वैल्यू 7 आती है, इतना जानते हो। दूसरा होता है, दूसरा वाला स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस टाइट्रेशन। और स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस टाइट्रेशन का जो क्वालिटेटिवली नेचर होता है वो एसिडिक होता है। जो स्ट्रॉन्ग वाला पोर्शन है वो डोमिनेट करता है ना भाई। और एसिडिक है, इसका मतलब अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे बात कर रहे हो तो पीएच की वैल्यू लेस देन 7 आएगी। और थर्ड वाला जो एसिड बेस कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन है वो होता है वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के प्रोसेस में ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन बेसिक नेचर का होता है। और बेसिक नेचर का होता है मतलब पीएच की वैल्यू ग्रेटर देन 7 आती है अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है तो। और लास्ट में आता है वीक एसिड प्लस वीक बेस टाइट्रेशन। रादर वीक इज एसिड वीक बेस कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। इसमें क्या कहें, क्या कहोगे? न्यूट्रल नहीं होता है, कांट से हम कह नहीं सकते, इसमें कुछ भी नहीं कह सकते। अब इसका फॉर्मूला जब देखोगे तो समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं कह सकते मतलब क्या है इसका कि पीएच की वैल्यू ग्रेटर भी हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है, लेस भी हो सकती है। 7 ग्रेटर भी हो सकता है, इक्वल भी, वो तो डिपेंड करेगा कि जो वीक एसिड और वीक बेस लिए हैं इनके डिसोसिएशन कांस्टेंट के और केबी की वैल्यूज कैसी है। अगर इनके डिसोसिएशन कांस्टेंट के और केबी की वैल्यू सेम हो गई, वैसे के और केबी जो वीक एसिड अलग, वीक एसिड एंटायरली अलग होता है और वीक एसिड एंटायरली वीक बेस अलग होता है, इन दोनों का कोई रिलेशन होता नहीं है। पता नहीं कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, लेकिन लकीली हो सकता है दोनों के जो डिसोसिएशन कांस्टेंट्स की वैल्यूज हो सेम हो जाए, तो उस पर्टिकुलर केस में ये न्यूट्रल आता है। जैसे आपको ये एक पर्टिकुलर वाला ही केस पता है, एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट के ए 1.8 इंटू 10⁻⁵ होता है और NH4OH का जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है Kb वो भी 1.8 इंटू 10⁻⁵ होता है। तो दोनों की वैल्यूज लकीली सेम होती हैं, इसलिए अगर एसिटिक एसिड और NH4OH का हम लोग सोल्यूशन लेते हैं और मतलब कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के बाद जो बनता है सोल्यूशन वो न्यूट्रल आता है। ठीक है, ये तो क्वालिटेटिव हो गया। तो क्वालिटेटिवली आपको हमने बता दिया। क्वालिटेटिव का मतलब बिना कैलकुलेशन के आपको पहले से ही आइडिया रहा होगा कि भैया हाँ हमने ये 9th-10th में देखा था कि क्वालिटेटिवली ऐसे हो गया। अब क्वांटिटेटिवली करने जा रहे हैं जो कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस से आएगा। पहले तो इतना लिख लो, कॉपी कर लो फिर उसके बाद देखिए जल्दी से इसको कर लो, फिर उसके बाद हम एक एक करके पढ़ाने जा रहे हैं। हम बताएंगे स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन।
करते रहो आप, हम तब तक नीचे लिख देते हैं HCl प्लस NaOH करके, जिससे कि टाइम बच जाएगा ना। स्पेक्टेटर आयन करके बताए भी थे हम आपको एक बार। जल्दी करिए। तो हमने पहला वाला टाइट्रेशन शुरू कर दिया, रादर न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस के केस में पीएच कैलकुलेट कैसे करते हैं। हमने कोई स्ट्रॉन्ग एसिड चूज कर लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो स्ट्रॉन्ग बेस चूज कर लिया NaOH, दोनों का कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन कराया, मतलब दोनों इक्वली एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर गए, NaCl और वाटर बन गया। तो स्ट्रॉन्ग एसिड को H प्लस और Cl माइनस लिख सकते हैं, तो स्ट्रॉन्ग बेस को Na प्लस और OH माइनस लिख सकते हैं। और वैसे ही जब आप सॉल्ट पे आओगे तो जो सॉल्ट है वो भी पूरा का पूरा आयनाइज्ड होता है, सोडियम का सॉल्ट। और वाटर को हम लोग नॉन आयनाइज्ड बोलते हैं, वाटर आयनाइज रहता ही नहीं। इसी में आपको स्पेक्टेटर आयन का केस बताया था। स्पेक्टेटर आयन ये सब पढ़ा चुके हैं आयनिक की फर्स्ट वाली क्लास में, स्पेक्टेटर आयंस। तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्शन इज नथिंग बट H प्लस प्लस OH माइनस से वाटर। इतना पहुंचो जल्दी। हम आपको फर्स्ट वाला जो पढ़ा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। और इस कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में आपको पता है कि HCl और NaOH हमने ले लिया, सपोज करो HCl और NaOH अगर आप ले ले रहे हो तो HCl पूरा का पूरा आयनाइज कर रहा है H प्लस और Cl माइनस में, NaOH आयनाइज कर रहा है Na प्लस और OH माइनस में। और लास्ट क्लास में आपको, लास्ट टू लास्ट क्लास फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था हमने कि ये स्पेक्टेटर आयंस होते हैं। मतलब क्या है, Na प्लस और Cl माइनस ये एक्चुअली रिएक्शन में किसी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में थोड़ी कुछ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो तो ऐसे ही पड़े हैं, लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी। तो H प्लस और OH माइनस को कंबाइन करते हुए देख रहे हैं, क्योंकि H प्लस और OH माइनस कंबाइन करके क्या बना दे रहा है, वाटर बना दे रहा है, कंबाइन करते हुए देख रहे हैं उसे। तो इसलिए इनको स्पेक्टेटर आयन बोलते हैं, Na प्लस और Cl माइनस को। तो एक्चुअली में स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन इज नथिंग बट H प्लस और OH माइनस की रिएक्शन टू फॉर्म वाटर। जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्शन करता है, मतलब यह है H प्लस और OH माइनस पूरा रिएक्शन करता है और वाटर बना देता है। तुम बोलोगे तो पीएच कैसे निकालोगे, H प्लस तो बचा ही नहीं। अगर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन कर रहे हो तो ना तो H प्लस बचा है ना तो OH माइनस बचा है, पीएच कैसे निकालोगे। H प्लस तो खत्म हो गया, OH माइनस भी फिनिश हो गया, लो सारा एसिड खत्म, सारा बेस खत्म, अब पीएच कैसे निकालोगे। बस साले वाटर तो बना गया, खत्म होके गया कहाँ, वाटर गया है ना। और वाटर कितना H प्लस रिलीज करता है, 10⁻⁷। तो जब कुछ नहीं बचा तो हम वाटर से कैलकुलेट करना शुरू कर देंगे पीएच। H प्लस और OH माइनस तो तब देखते हैं जब वाटर नेग्लेक्टेड होता है, वाटर से H प्लस या OH माइनस। तो आप बोलोगे इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस, टोटल H प्लस फ्रॉम एसिड combines with total OH minus from base. As a result, formation of water occurs. The total H plus from acid gets cancelled out from total OH minus from base. तो वो तो कैंसिल हो गया H प्लस और OH माइनस। तो पीएच कैसे निकालोगे, तो पीएच वो निकालेंगे, कैंसिल होके गया कहाँ पहले देखो, तो कैंसिल होके वाटर में कन्वर्ट हो गया। और वाटर का पीएच हमको पता है, वाटर कितना H प्लस रिलीज करेगा, 10⁻⁷, irrespective of amount of water taken 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है ना, मोलारिटी, कंसंट्रेशन, ये सब आपको बताया था। तो H प्लस का कंसंट्रेशन 10⁻⁷ ही रहेगा, चाहे 1 लीटर वाटर ले लो, चाहे 10 लीटर वाटर ले लो, चाहे 100 ले लो, 50 ले लो, कुछ भी ले लो, H प्लस और OH माइनस वही रहेंगे 10⁻⁷। और आंसर यहाँ से पीएच। तो ये केस आपको बता रहा है कि वाटर है, और वाटर जो फाइनली रिलीज करेगा आप H प्लस और OH माइनस, वो दोनों इक्वल अमाउंट में रिलीज करता है। H प्लस इज इक्वल टू OH माइनस
और ये इज इक्वल टू 10 पावर -7 ये होता है। और इसका मतलब ये है दोस्त कि यहीं से आप पीएच की वैल्यू निकालोगे या इसको बोल सकते हो ये पीओएच के इक्वल होगा, इज इक्वल टू 7। लेकिन ये केस है सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में ये चीज चल रही है। प्रूफ भी आ गया इसका, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस का कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग। जल्दी से उसको कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट वाला आपको बताएं। तो क्वालिटेटिवली आपको आइडिया पहले से भी था कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस अगर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में करेंगे तो हमें पक्का पता था पीएच जो होना है वो 7 होना है। प्रूफ उसका ये है कि स्ट्रॉन्ग एसिड पूरा गेट्स कैंसल्ड आउट फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बेस और फाइनली बन जाएगा वाटर। वाटर के केस में आप जानते हो पहली क्लास में आपको बताया था 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे H+ और OH- जो होते हैं वो आपको पता है, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखिए। अब आता है हमारा दूसरा वाला, लिखिए हेडिंग लिखिए, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। दूसरा बता रहे हैं आपको, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड लिया आपने और स्ट्रॉन्ग बेस लिया और ये कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस हो गया, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। मतलब पता होना चाहिए, ऐसा ना हो इनकम्प्लीट कर दो, क्योंकि ऐसे केसेस में इनकम्प्लीट कर दोगे तो बफर बन जाएगा। तुम लोगों को तो बोल ही सकते हैं बफर सॉल्यूशन क्या होता है। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। तो इसको सॉल्व कराने के लिए लिखो लेट एसिटिक एसिड and NaOH reacts completely to form, let acetic acid and NaOH reacts completely to form, acetic acid and NaOH reacts completely to form sodium acetate। सोडियम एसिटेट बना रहे हैं एसिटिक एसिड और NaOH, है ना भैया। अब देखो इंटरेस्टिंग चीज क्या होती है, बड़ी बढ़िया चीज होती है। सपोज करो हमने आपसे बोला कि हमारे पास एसिटिक एसिड है CH3COOH, बहुत अच्छी चीज है ये, ध्यान से देखना भैया, इसमें डेरिवेशन पूरा बताएंगे। ये दोनों रिएक्शन कर रहे हैं, रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं CH3CONA, ये तो बनाओगे, प्लस वाटर ये बनेगा। सपोज करिए इसका हमने ऐसे ही बता रहे हैं 2V लीटर C मोलर ले लिया हमने, 2V लीटर लिया है और C मोलर, अगर इसको हटाना चाहते हो थोड़ा और इजी करना चाहते हो ब्रदर तो ऐसे ले लो VML 2C मोलर ले लो इसको, VML 2C मोलर। हम बस कुछ समझाना चाह रहे हैं आपको कि फाइनली कंसंट्रेशन क्या होने वाला है। और NaOH जो लिया है वो भी लिया है आपने VML 2C मोलर, NaOH पे ले लिया VML 2C मोलर। तो बताओ दोनों के मिलीमोल कितने हो गए, 2CV हो गए। अबे वॉल्यूम को मोलारिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो एसिटिक एसिड के कितने मिलीमोल हो गए, 2CV। इसके NaOH के मिलीमोल 2CV, कैंसिल हो गए दोनों। इसका अगर हम लोग मिलीमोल्स बोलेंगे तो मिलीमोल्स क्या बनेगा, मिलीमोल्स तो भैया जितने एसिड बेस रिएक्ट किए उतने ही तो आएगा, 2CV यही आएगा। लेकिन एसिटेट का कंसंट्रेशन क्या आएगा, Na, इसका कंसंट्रेशन
इसका कंसंट्रेशन क्या आएगा? सी आएगा भैया, नहीं समझ रहा हो? अरे तुम ये बोल रहे हैं कंसंट्रेशन बाद में भाई 2 CV तो मिलीमोल हो गए, टोटल वॉल्यूम V प्लस V रखोगे तो क्या इसकी वैल्यू C आ रही है? तो जस्ट हम आपको समझा रहे थे कि कभी भी अगर एसिड और बेस दिया जाएगा तो ये मत सोच लेना कि जो एसिड बेस से कंसंट्रेशन है वही इसके कंसंट्रेशन हो जाएंगे। समझ में आ रहा है भैया? कंसंट्रेशन तो देख रहे हो बदल जा रहा है। अब डिपेंडिंग अपॉन वॉल्यूम लोगे कंसंट्रेशन की ये वैल्यू आ जाएगी, अलग अलग जो भी आएगा। ये क्लियर हो गया? तो अब तुम बोलोगे सर एक बात बताइए, एसिटिक एसिड कंप्लीटली NaOH के साथ न्यूट्रलाइज हो गया, पूरा का पूरा रिएक्ट कर गया, ठीक है, तो ना तो एसिटिक एसिड बचा हुआ है ना NaOH बचा हुआ है, फिर भी इसका पीएच अभी आप क्या बोल रहे थे थोड़ी देर पहले, बेसिक होगा नहीं है? अब स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का सॉल्ट है, बेसिक होगा। तो बेसिक हुआ कैसे? सॉल्यूशन में अब क्या पड़ा है रिएक्शन के बाद? या तो एसिटेट पड़ा हुआ है या तो वाटर पड़ा हुआ है। वाटर की वजह से अगर पीएच होता तो न्यूट्रल आता, 7 आता। इसका मतलब यही एसिटेट ही तो रिस्पॉन्सिबल है पूरा सॉल्यूशन बेसिक करने के लिए। जब भी स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करते हैं, पूरे सॉल्यूशन का नेचर क्वालिटेटिवली होता है बेसिक। तो बेसिक कब होगा? क्योंकि एसिड बेस तो खत्म हो गया, या तो वाटर की वजह से होगा जो कि हो नहीं सकता। वाटर की वजह से अगर पीएच आता तो 7 बताता वो। एसिटेट यही जो CH3CO- इसी की वजह से होगा, क्योंकि इसमें मतलब पूरा सॉल्यूशन बेसिक क्या होगा? सोडियम एसिटेट की वजह से। लेकिन सोडियम बोलेगा हम तो स्पेक्टेटर आयन है, हमसे तो कुछ होना नहीं है, स्पेक्टेटर आयन थोड़ी कुछ करते हैं एसिडिक बेसिक। तो मतलब अब फाइनली आप क्या समझ रहे हो कि बेसिक सॉल्यूशन होने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो सिर्फ एसिटेट आयन है। एसिटेट ही ऐसा कुछ कर रहा होगा जिसकी वजह से ओवरऑल सॉल्यूशन बेसिक आ रहा होगा। कितना समझ में आ रहा है? पता तो लगे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का पढ़ने जा रहे हैं, किसकी पढ़ने जा रहे हैं। तो जब हम ये लिखेंगे ये कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, मतलब पता होना चाहिए किसकी हाइड्रोलिसिस, तुम कभी आर्गुमेंट करो इसकी क्यों नहीं हुई। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ CH3COO-, तो आपको पता होना चाहिए अच्छा सिर्फ इसी की सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होने जा रही है, एसिटेट की, क्योंकि Na+ स्पेक्टेटर आयन है, वाटर की वजह से कुछ पीएच था नहीं, तो इस यही कुछ कर रहा होगा, यही कुछ करके पीएच की वैल्यू ग्रेटर देन 7 कर रहा होगा ना। बताओ भैया। अच्छा फाइनली मिक्सचर में क्या है? सिर्फ ये दोनों है। तो अब क्या होता है, Na+ तो स्पेक्टेटर आयन है, तो कुल मिला के जानते हो कहाँ से होती है? CH3CO- जो लिखा हुआ है आपने, CH3COO-, ये वाटर से रिएक्शन करता है, और वाटर से रिएक्शन करने के बाद बना देता है CH3COOH प्लस, क्या बनाता है? OH-, और यही रिलीज करता है OH- ना। इसी रिलीज्ड OH- की वजह से ओवरऑल सॉल्यूशन जो होता है ना, रिलीज्ड OH-, इसकी वजह से ओवरऑल सॉल्यूशन बेसिक आता है। तो जब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस एसिटेट की होती है तो उसकी वजह से हम लोग बोलते हैं भैया कि ओवरऑल सॉल्यूशन बेसिक नेचर का हो जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्त? क्लियर है? अब कोई बोले कैसे होता है, तो 1 बाय 1 हम आपको लिख के भी बताएंगे, जगह नहीं नीचे हमें, ऊपर जगह ज्यादा चाहिए। यहाँ पे पहुंचो, पहले इतना लिखो। इसे रिलीज OH- है, और रिस्पॉन्सिबल इसी को लिख सकते हो कि जो रिलीज OH- है ये रिस्पॉन्सिबल है टू मेक द सॉल्यूशन अल्कलाइन, ये रिस्पॉन्सिबल है। पूरे सॉल्यूशन को अल्कलाइन करने के लिए, टू मेक द होल सॉल्यूशन अल्कलाइन, यही रिलीज OH- जो है। अब इसका डेरिवेशन बता देते हैं, जल्दी से करो, इसको लिख लो फिर हम आते हैं डेरिवेशन पे। पहले तो आपको पता लग जाए कि क्या हो रहा है, कैसे होता है वो। ऑनलाइन वालों तुम लोग को दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है? अच्छा ठीक है बच्चा, चलो जल्दी करो। ये रिलीज OH- जो है इसी की वजह से पूरा का पूरा सॉल्यूशन अल्कलाइन नेचर का होता है। मतलब भैया वाटर, एसिड और बेस, जो स्ट्रॉन्ग बेस था वीक एसिड था, ये तो फिनिश हो गए पूरे। अब पूरे सॉल्यूशन में फाइनली बचा है या तो वाटर
और या तो बचा है सोडियम एसिटेट। वाटर की वजह से अगर पीएच लिखना होता तो आप 7 लिखते, और सोडियम एसिटेट में भी सोडियम तो स्पेक्टेटर आयन है, बचा एसिटेट, तो वही एसिटेट ही कुछ कर रहा होगा। एसिटेट क्या कर रहा होगा? एसिटेट वाटर से रिएक्शन कर रहा होगा, क्योंकि यही दो चीजें हैं जिनके बीच में कुछ हुआ होगा, और कुछ होने के बाद ओवरऑल सोल्यूशन अल्कलाइन हो गया। इतना लिखो जल्दी से। और वो कुछ क्या हुआ उसको सॉल्ट हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। हम डेरिवेशन अभी कराने जा रहे हैं, पहले इतना लिख लो। और ये कंसंट्रेशन वाला सिर्फ इसलिए बता दिया कि कभी आप न्यूट्रलाइजेशन में लोग गलती करते हैं, हमको पता है, नहीं तो हमें इतना ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं थी। वो इसलिए बता दिया कि कभी कभी लोग कंसंट्रेशन निकालने में गलती करते हैं, अरे कैसे हो गया। तो मिलीमोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम करने पे कंसंट्रेशन आता है। सिर्फ उसी पॉइंट को एम्फसाइज करने के लिए हमने ये लिखा हुआ है। जल्दी से करो इसको। हो गया? ऑनलाइन वालों कॉपी कर लो तो बताओ जल्दी, तो हम हटा दें इसको। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक, ठीक है दोस्त, बहुत बढ़िया। तुम लोग कॉपी कर लिया? तो देखिए दोस्त, अब हम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस करने जा रहे हैं एसिटेट आयन की। हेडिंग लिखिए उसी में, छोटी सी हेडिंग लिखो, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ सी मोलर एसिटेट। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ सी मोलर एसिटेट। सिर्फ एसिटेट को चूज किया हमने, बाकी किसी से कोई मतलब है नहीं। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ सी मोलर एसिटेट। सी मोलर एसिटेट, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ सी मोलर एसिटेट। ठीक है दोस्त, बाकी किसी से हमें थोड़ी मतलब है। अब देखिए, अब आपको पता है कि भैया CH3CO माइनस है, यही रिएक्शन करने जा रहा है, इसे एसिटेट बोलते हैं। ये वाटर से रिएक्शन करेगा। तुम बोलोगे क्या रिएक्शन करेगा? अब जो भी करेगा वो आपको पता है कि भाई अगर रिएक्शन कराओगे तो एसिटेट बेस होता है। एसिटिक एसिड बहुत वीक एसिड है, सुने हो? और किसी भी वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस काफी स्ट्रांग माना जाता है। कहोगे कि नहीं कहोगे? तो एसिटेट भाई वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस है, रिलेटिवली स्ट्रांग होगा। तो वाटर को क्या करेगा? वाटर से बोलेगा भैया हम बेस है। वाटर से बोलेगा ऐसा तुम हमको H+ दे दो। यही एक पॉसिबिलिटी है। वाटर बोलेगा हम तो सिर्फ 10⁻⁷ देते हैं, ज्यादा थोड़ी रिलीज कर पाएंगे। बोलेगा जितना भी है उतना दे दो। वाटर को थोड़ा आयनाइज भी करवाने लगेगा, तो खुद बन जाएगा CH3COH। थोड़ा सा करेगा, बहुत ज्यादा रिएक्शन नहीं होती। कोई बोले सॉल्ट हाइड्रोलिसिस वाली रिएक्शन मतलब 15% होगी, भी कभी नहीं होती। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस मैक्सिमम से मैक्सिमम 6-7% होती है, उससे ज्यादा होती नहीं। क्या कर रहे हो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में? क्यों नहीं होती है? तुम वाटर को आयनाइज करवाने की कोशिश कर रहे हो। ये रिएक्शन कब होगी? जब एसिटेट को H+ मिल जाए। H+ कहाँ से आएगा? वाटर से। वाटर 10⁻⁷ नेचुरली देता है। टेम्परेचर कांस्टेंट रखा हुआ है आपने, कांस्टेंट टेम्परेचर पे इसका डिसोसिएशन बढ़ेगा नहीं। अब बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है तो थोड़ा थोड़ा खींच भी लेगा, तो हो सकता है थोड़ा सा बढ़ जाए, लेकिन क्या लग रहा है एक्सटेंट ज्यादा होगा? होगा ही नहीं। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इन ऑल केसेस ऑलवेज, ये फैक्ट है, कभी भी 5-6% से ज्यादा नहीं होती। जैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा देखते थे, वैसे डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑलवेज कैन बी नेग्लेक्टेड एज कंपेयर टू यूनिटी। या डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इज ऑलवेज वेरी मच लेस देन 1। कहीं साइड में, कहीं किनारे जाके लिखो इसको। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस उसको स्मॉल h से लिखते हैं, स्मॉल h। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस is always very much less as compared to unity. Degree of hydrolysis is always very less, very much less, है ना? Always very much less as compared to unity. 1 के कंपैरिजन में हमेशा ही नेग्लेक्टेड होती है, हमेशा। That means it can be neglected as compared to unity. लिख लो यहीं पे, that means it can be neglected always. It can always be neglected as compared to unity. That means it can always be neglected as compared to unity.
क्यों ऐसा? हमने बुक्स में देखा है, लिखा होता है, सब तुमने भी देखा होगा, लेकिन रीजन उसका समझ रहे हो? अबे वाटर को थोड़ी आयनाइज करवा पाएगा कोई भी, कितना भी खतरनाक हो। तो इसीलिए इसको बोलते हैं कि इट कैन बी नेग्लेक्टेड एज कंपेयर टू यूनिटी। अब देखिए दोस्त, ये OH माइनस रिलीज करेगा। सुनो, आपने कंसंट्रेशन कितना लिया था इसका? C मोलर, C लिए थे ना। वाटर सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट मतलब एक्सेस, एक्सेस करोगे इसको। तो भैया मान लो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इसकी C माइनस CH है, तो वाटर जो एक्सेस है, एक्सेस सॉल्वेंट है ना ये। अबे सॉल्वेंट ही तो लोगे, तो सॉल्वेंट में से तुम कितना ले जाओगे? CH ले भी जाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे एक्सेस में से तुम माइनस CH निकाल भी दोगे तो कोई फर्क थोड़ी पड़ने वाला है। समझ रहे हो भैया? वाटर कोई अमाउंट थोड़ी है, सॉल्वेंट है। तो फिर अगर इसमें से CH चला गया, C माइनस C अल्फा, तो ये कितना बनेगा? C अल्फा, और ये भी C अल्फा, ऐसे ही बनेगा। कोई बोले हमें इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लिख देते हैं, हाइड्रोलिसिस हो रही है तो KH, तो KH की वैल्यू जो लिखोगे वो लिखोगे न्यूमरेटर में क्या? CH3COO माइनस, यही तो लिखो न्यूमरेटर में, और यहीं पे एक और लिखोगे OH माइनस, और डिनोमिनेटर में क्या लिखोगे? CH3COH। कोई बोले हम वाटर भी लिखेंगे, कब है? ओह गड़बड़ होगा। CH3COH हो गया, और यहाँ पे OH माइनस, और यहाँ पे CH3CO माइनस। कोई बोले हम वाटर भी लिखेंगे। सुनो, लिख लो वाटर, लेकिन अभी आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। बात समझो हमारी, जो कह रहे हैं उसको सुनो, या नहीं लिखो। कोई बोले जो एक्सेस में होता है, आपको हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ाया है कि जो स्पीशीज एक्सेस में होती है उसको मोलर कंसंट्रेशन यूनिटी ले लेते हैं, क्योंकि उसका अमाउंट जो भी होगा हमेशा कांस्टेंट रहेगा। उस कांस्टेंट को उठा के ले जाके इसमें मिला देंगे, यही तो करोगे। क्लियर हो रहा है? तो वाटर लिखोगे तब भी आंसर आएगा, नहीं लिखोगे तब भी आंसर आएगा। वैसे जनरली जो एक्सेस में होती है उनको लिखा नहीं जाता। अभी रुकिए, हम तुमको दो रिएक्शंस और बताते हैं। कोई बोले KH है क्या? तो KH को डिराइव करने के लिए हमारी बात सुनो। अगर हम आपसे पूछे वाटर लिखा है, सपोज करो वाटर लिखा है, ये H प्लस और OH माइनस में डिसोशिएट कर रहा है, तो KH की वैल्यू, रादर KW की वैल्यू क्या होती है? H प्लस इंटू OH माइनस होता है। बताओ दोस्त। और अगर लिखा है कहीं पे एसिटिक एसिड CH3COH, ये डिसोशिएट कर रहा है, इक्विलिब्रियम पे रिवर्सिबली है ये सब, तो क्या बनाएगा? CH3CO माइनस, डेरिवेशन कर रहे हैं दोस्त, और H प्लस। तो भैया एक बात बताओ, KA की वैल्यू क्या आएगी, डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू? क्या वो CH3CO माइनस ये आएगा, और इंटू H प्लस, और डिवाइडेड बाई CH3COH। अब मेरे दोस्त एक बात बताइए, एक इक्वेशन आपने देखी KW वाली ये, और एक इक्वेशन आपने ये देखा KA वाला। अगर हम लोग KW अपॉन KA लिख देते हैं, सपोज करो KW अपॉन KA, इन्हीं दोनों इक्वेशन से अगर हम बोलें कि KW अपॉन KA की वैल्यू क्या आएगी, KW अपॉन KA की वैल्यू क्या आएगी बताओ? KW अपॉन KA, तो अपॉन में KA आएगा तो एसिटिक एसिड ऊपर चला जाएगा, CH3COH ऊपर चला गया, और H प्लस कैंसिल होके न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा? OH माइनस, और डिनोमिनेटर में CH3CO माइनस। ये तो KH की वैल्यू के बराबर आ रहा है, KH ही तो आ रहा है। अरे KH भी तो यही आया था। इसका मतलब कि ये KH जो एक्चुअली में है वो KH इज नथिंग बट KW अपॉन KA। बताओ दोस्त। रुको अभी अभी अभी, कोई बोले सर नहीं हम वाटर को भी लेना चाहते हैं, आपने जो ये वाटर वाटर लिखा था वाटर हम चाहते हैं। डिफरेंस नहीं है उसमें कुछ, देखिए क्या है, यहाँ पे KA लिख लेना, तो KA लिखोगे तो डिनोमिनेटर में वाटर भी आएगा। नहीं समझ रहा हूँ, हम इसको अभी रुको लिख देंगे, यहीं पे तो गड़बड़ हो जाएगा इसमें।
यही समझा देते हैं। देखो अगर इस के डब्ल्यू डिवाइडेड बाई वाटर का कंसंट्रेशन कर दें तो क्या के वही हो जाएगा? अबे H प्लस इंटू एच माइनस को के डब्ल्यू बोलते हो, और इसका वाटर का अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखना चाहते हो तो H प्लस इंटू एच माइनस डिवाइडेड बाई वाटर लिखना पड़ेगा। तो इसका मतलब के ए इज इक्वल टू के डब्ल्यू अपॉन वाटर का कंसंट्रेशन। तो अगर आपने वाटर लिया हुआ है तो इस इक्वेशन में भी वाटर आएगा, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में वाटर आएगा यहाँ पे, बताओ। तो भैया जो वाटर आएगा यहाँ पे, तो के डब्ल्यू जब करोगे तो वाटर एडजस्ट नहीं हो जाएगा, तब भी आंसर यही तो आएगा, के डब्ल्यू अपॉन के। अरे वाटर का डिसोसिएशन, अगर तुमने यहाँ पे वाटर लिया है तो इसको यहाँ पे वाटर से लेके कर देना, आंसर वही आएगा। कुल मिला के हम ये बोलना चाहते हैं, जिस भी एसिड की हाइड्रोलिसिस हो रही होती है उसको के डब्ल्यू अपॉन के फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, क्लियर है दोस्त? बस इतना सा होता है। अब सुनो तो अभी भी खत्म नहीं हुआ। तो ये हो गया था के एच की वैल्यू आ गई के डब्ल्यू अपॉन के। अब इस के एच की वैल्यू लिखोगे क्या? अच्छा आपको ये भी पता है कि एच इज ऑलवेज वेरी मच लेस देन 1, हमेशा, ऑलवेज, मतलब ये ऐसा नहीं कि कहीं इसमें गड़बड़ सा है, हमेशा ऑलवेज सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के किसी भी केस में देखोगे। तो मेरे दोस्त एक के एच की वैल्यू जब आपको पता लग गई है, के एच की वैल्यू जो कि के डब्ल्यू अपॉन के है, और के डब्ल्यू अपॉन के न्यूमरेटर में क्या है, एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन, वो क्या आएगा सी एच, फिर किसका कंसंट्रेशन है ओ एच माइनस का कंसंट्रेशन न्यूमरेटर में, ये वाला वहां पे, ये भी क्या आएगा सी एच, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा सी इंटू 1 माइनस एच। 1 माइनस एच को आप 1 लिख सकते हो क्योंकि डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कैन बी नेग्लेक्टेड एज कंपेयर टू यूनिटी। तो यहाँ से आ जाएगा सी एच स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एच, या 1 कर लो। के एच की वैल्यू हो गई, यहाँ से डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट के डब्ल्यू अपॉन सी के ए, डायरेक्ट लिख दो के डब्ल्यू अपॉन सी के ए, यहाँ से आ गया ये। और अभी सुनो तो ये एच की वैल्यू आ गई, और ओ एच माइनस की वैल्यू क्या आएगी यहीं से, हाँ ओ एच माइनस तो आपका सी एच था ना, ये सी एच, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी अंडर रूट सी के डब्ल्यू अपॉन के ए, क्या आएगा। इसी इक्वेशन का दोनों तरफ लॉग ले लो, तो लॉग ले लोगे अगर तो आ जाएगा लॉग ओ एच माइनस इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स लॉग सी प्लस लॉग के डब्ल्यू माइनस लॉग के ए, सही आएगा। लॉग ए इंटू बी अपॉन सी करके लिखा है, तो 1/2 बाहर ले लेना, तो आ जाएगा लॉग ओ एच माइनस इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स लॉग सी प्लस लॉग के डब्ल्यू माइनस लॉग के ए, फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर देना हर साइड, तो माइनस लॉग ओ एच माइनस क्या आ जाएगा पी ओ एच, पी ओ एच इज इक्वल टू ऐसे सबका आ जाएगा, फिर पी एच प्लस पी ओ एच इज इक्वल टू 14 वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लेना। तो फाइनली जो आंसर आएगा इसका हम बता देते हैं, देख लो पहले उसको, बहुत बड़ा सा आंसर है, बड़ा नहीं है सर, पी एच इज इक्वल टू, पी एच आंसर लिख रहे हैं हम, पी ओ एच थोड़ी लिखेंगे। ओवरऑल सोल्यूशन कैसा था, अल्कलाइन, तो इसको लिखेंगे पी एच इज इक्वल टू 7 प्लस 7 में कुछ ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं पी के ए बाई 2 ऐड करते हैं, प्लस लॉग सी बाई 2 ऐड करते हैं, 7 में ऐड करेंगे, हमको 7 से ज्यादा पीएच है ना, ये फाइनल आंसर होता है। सुनो कैसे लिख रहे हो, रुक जाओ अभी। कुछ लोग इसको और भी तरीके लिखते हैं, क्या लिखते हैं ऐसे, पीएच इज इक्वल टू, ज्यादा वैल्यू नहीं, वो बोलते हैं पी के डब्ल्यू प्लस पी के ए प्लस लॉग सी होल डिवाइडेड बाई 2, ऐसा भी लिखते हैं, पी के डब्ल्यू प्लस पी के ए प्लस लॉग सी होल डिवाइडेड बाई 2। ऑनलाइन वाले दिख रहा है भैया, बहुत हचपच तो नहीं हो रहा है, क्लियर समझ पा रहे हो? यस सर। हेलो, अच्छा ठीक है, यस सर। ठीक है बच्चा।
ये क्लियर है भैया सबको? तो चाहे ये आंसर लिखो चाहे ये आंसर लिखो, बात बराबर है। डेरिवेशन हो गया, लॉग लिया आपने दोनों तरफ, तो लॉग लेने पहले पीओएच आएगा, और जहां पीओएच है वहां पे 14 माइनस पीएच पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। चाहे ये याद करो। हमने ये 7 प्लस वाला कॉन्सेप्ट क्यों लिखा, क्योंकि क्या होता है, हमको पता है ना कि वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का है, तो 7 से ज्यादा पीएच आने वाला है, तो सब कुछ प्लस में है। 7 भी उसके साथ प्लस क्या है, पी के ए बाई 2, फिर प्लस में लॉग सी बाई 2। कंफ्यूज क्या होते हैं लोग, कभी कभी हम जब क्वेश्चन देते हैं तो यही सी बाई 2 घुसेड़ देते हैं लॉग के अंदर ही। लॉग के अंदर सिर्फ सी है, लॉग सी की वैल्यू जब निकाल लेना उसके बाद उसको बाई 2 करना होता है। नहीं डर लगता है वो याद करने में, कहाँ कंफ्यूजन, तो सीधे याद कर लो, पी के डब्ल्यू प्लस पी के ए प्लस लॉग सी, सब ऐड कर दिया। अब इनकी जो भी वैल्यू है, लॉग सी की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, क्योंकि सी 1 से छोटा होगा तो नेगेटिव आएगा ना ये लॉग सी, और होल डिवाइडेड बाई 2 कर दो तब भी आंसर वही आएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये पीएच लिखा है हमने, ऑल्दो ये सॉल्यूशन वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का है, ठीक है। लिख लो इसको जल्दी से। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस अगर कोई पूछेगा तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस एच से निकाल देना, अंडर रूट ए से कर। जल्दी अब आप इसको कॉपी कर लो, पहले कॉपी कर लीजिए फिर हम आगे बताएं। जी सुनो बे, एक एसी एक पॉइंट ऑफ कर दो, एसी का एक पॉइंट ऑफ कर दो। बैठो 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 बैठो, कम कर दे रहे हैं, बैठो। तो इसमें डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस याद करने वाली चीज है और पीएच का फॉर्मूला याद करने वाला चीज है। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस हमेशा ही कैन बी नेग्लेक्टेड एज कंपेयर टू यूनिटी, ऑलवेज। हमेशा डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस को हमेशा नेग्लेक्ट करते हैं एज कंपेयर टू यूनिटी। हो गया भैया? आगे बताएं, कॉपी कर लो, अच्छा कर लो, कर लो, बच रहा।
कॉपी कर लो। तुम लोग दोस्त कुछ भी किया करो घर पे, बस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करना मत छोड़ना। भले वो चैप्टर अभी पढ़ा है, तुम लोग 12th पास में हो तो कुछ ना कुछ तो पहले पढ़े ही होंगे, भले वो चैप्टर अभी हुआ नहीं है, जो भी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दो। तुम लोगों को हमने टेस्ट के लिए बोला था, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में टेस्ट बोला था। कब ले लें? 6 अक्टूबर को ले लें। 6, 7, 6 को वेडनेसडे कौन सा दिन है? 7। आज अभी कितना दिन है? 8 दिन बचे हैं ना 6 को। कर लोगे या 8 को ले लें, जैसा कहो। ऑनलाइन वालों को सजेस्ट करो किस दिन टेस्ट ले लिया जाए, 10 दिन का टाइम दे दें केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का। पढ़ लेना, पहले भी बोला था। और वैसे 6 या 8 के आसपास अक्टूबर में टेस्ट लेने का मन है हमारा। तुम लोग बता दो, किसी को कोई सजेशन देना हो या बताना हो कि हाँ इस दिन कर लीजिए, तो कर देते हैं। अबे नहीं पढ़ोगे, कुछ ना कुछ चैप्टर तो आपको टास्क देना ही पड़ेगा ना। अच्छे, अब तुम लोग तो कभी नहीं बोले, तुम पता नहीं कैसा बेकार था सब लोग। दूसरे बैच वाले बोलते हैं सर हमको टास्क दे दिया करिए, हमारा कुछ बना दिया करिए टाइम टेबल टाइप से कि आपको अगले महीने ये पढ़ के आना है, ये पढ़ के आना है। तुम लोग को तो लगता है तुम लोग पहले से मान के चलो हमारा एडवांस भी नहीं होगा, मेंस भी नहीं होगा, हम कैसे ऐसे ही कॉलेज में जाकर एडमिशन ले लेंगे। तो 6 अक्टूबर को हम बोल देते हैं, ठीक है। 6 तारीख को आपका टेस्ट है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ पे। चलो हो गया ये। क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट पीएच। एक मिनट अभी नहीं, अगली सॉल्ट हाइड्रोलिसिस भी पढ़ लो, फिर एक साथ देते हैं। अगली सॉल्ट हाइड्रोलिसिस भी पढ़ लो। लिखिए, कैलकुलेटिंग पीएच इन कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ, calculating pH in complete neutralization of, calculating pH in complete neutralization of a strong acid and weak base, in complete neutralization of strong acid and weak base, strong acid and weak base, a strong acid and weak base। ये इसके केस में कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के केस में आपको पीएच बताना है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड सपोज करो आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया और वीक बेस ले लिया NH4OH, और ये दोनों जब कंप्लीटली रिएक्ट कर गए, कंप्लीटली रिएक्ट करके इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है ये, तो बनाएगा NH4Cl और बनेगा वाटर। अब मेरे दोस्त एक बात बताओ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो पूरा वैनिश कर गया, फिनिश हो गया, NH4OH भी पूरा खत्म हो गया, तो एसिडिक स्ट्रेंथ ना तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से होगी ना NH4OH की वजह से होगी। जो फाइनली प्रोडक्ट्स बने हैं उन प्रोडक्ट्स का ही कुछ रोल आ रहा होगा, जिसकी वजह से जो भी एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ आ रही है वही होगी। प्रोडक्ट्स में या तो NH4Cl है या तो वाटर है। वाटर से फिर कुछ नहीं होना, क्योंकि वाटर अगर से पीएच देखोगे तो 7 आना चाहिए। इसका मतलब NH4Cl ही है जो रिस्पॉन्सिबल है इस पूरे सॉल्यूशन को एसिडिक बनाने के लिए। क्वालिटेटिवली द नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है इसका? ओवरऑल नेचर ऑफ सॉल्यूशन इज एसिडिक। तो क्वालिटेटिवली हमको पता है ओवरऑल एसिडिक नेचर है, तो इन सब में आके फाइनली फंस गया NH4Cl पे कि यही कुछ होगा, कर रहा होगा, इसी की वजह से एसिडिक है। ये यही रिस्पॉन्सिबल होगा सॉल्यूशन में H+ आयन फर्निश करने के लिए। किसी की भी एसिडिक स्ट्रेंथ क्यों होती है? हम किसी सॉल्यूशन को एसिडिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि सॉल्यूशन में H+ आयन होगा तभी एसिडिक बोल रहे हैं। तो NH4Cl ही रिस्पॉन्सिबल है सॉल्यूशन में H+ रिलीज करने के लिए या फर्निश करवाने के लिए। उसमें भी Cl- स्पेक्टेटर है, आपको पहले ही बता चुके हैं। तो इसका मतलब सिर्फ NH4+ कटायन है, उस कटायन ने कोई गेम ऐसा अंदर चल रहा होगा जिसकी वजह से पूरे सॉल्यूशन में H+ आयन फर्निश होके घूम रहे हैं, यही तो कहोगे। तो हम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस किससे कराएंगे? अब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कराओगे ना, तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में हम सीधे ये बोलते हैं NH4+ की
ऑफ NH4 प्लस आयन। आप लॉजिक लिख सकते हो भैया कि ओवरऑल प्रोडक्ट्स ही होंगे जिनकी वजह से एसिडिक नेचर आ रहा है क्वालिटेटिवली, और प्रोडक्ट्स में भी वाटर की वजह से कुछ होगा नहीं, वो तो सॉल्वेंट है। अगर वाटर की वजह से देखते तो पीएच की वैल्यू 7 आनी चाहिए थी। फिर आया NH4Cl, उसकी वजह से कुछ होगा। NH4Cl में भी Cl माइनस स्पेक्टेटर आयन है, बचा NH4 प्लस, वही की कुछ हो रहा होगा, वही NH4 प्लस सॉल्वेंट से रिएक्शन करके कुछ H प्लस आयन रिलीज करवा रहा होगा सोल्यूशन में। समझ रहे हो? अब फिर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस देखो क्या करोगे। अच्छा, इसका मतलब है NH4 प्लस क्या कर रहा होगा, वो वाटर से कह रहा होगा भैया हमको थोड़ा सा OH माइनस दे दो, तो वाटर तो देगा नहीं, बहुत स्लो रिएक्शन होगी, रादर बहुत कम एक्सटेंट में होगी, फिर भी जितना भी उसको मिलेगा वो NH4OH में कन्वर्ट हो जाएगा, और साथ में फर्निश क्या करेगा, H प्लस आयन फर्निश करेगा सॉल्यूशन में। अब ये ना तो एसिड बेस रिएक्शन है, कुछ रिएक्शन थोड़ी है ये कोई नई रिएक्शन है, तो इसका क्या होगा, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KH लिखोगे, उसकी वैल्यू लिखोगे तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, NH4OH, न्यूमरेटर में बता रहे हैं अभी, और H प्लस जो रिलीज हुआ है, फर्निश हुआ है, जो रिस्पॉन्सिबल है पूरे सॉल्यूशन को एसिडिक बनाने के लिए, और नीचे NH4 प्लस, कोई बोले हम वाटर भी लिखेंगे, लिख लो, फाइनली वो भी अभी आपको KH निकालते टाइम कैंसिल हो जाएगा। अभी रुकिए, कोई बोले इनिशियली ये C मोलर था, और वाटर जो था वो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट हमेशा एक्सेस में होता है, और सॉल्वेंट वाटर से अगर तुम कुछ निकाल भी दोगे तो कुछ होगा थोड़ी, तो भैया ये C माइनस CH हो जाएगा, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस पे H बोल रहे हैं, तो ये क्या बनेगा CH, ये क्या बनेगा CH, पहले कुछ नहीं था ये, ठीक है, तो ये तो H वाला, इसकी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस वाली एक इक्वेशन हो गई। अभी रुको, कोई बोले जो KH लिखा है आपने, इसकी कोई वैल्यू होती होगी, बिल्कुल होती है, अगर वैल्यू नहीं गिवन है आपको तो KW और KB के टर्म्स में निकाल सकते हो। डेरिवेशन क्या होता है इसका, वो डेरिवेशन होता है इसका कैलकुलेटिंग KH, रुक जाओ अभी, KH निकालने वाला डेरिवेशन बता रहे हैं। KH हमें कि नहीं नॉन के टर्म्स में, जैसे KH अननोन है तो नॉन चीजें क्या होती हैं उनके टर्म्स में, तो तुम बोलोगे सर हमको एक चीज ये पता होती है कि वाटर जब डिसोशिएट करता है तो इसका Ka पता है हमको और KW पता है, तो आप KW भी लिख सकते हो, K भी लिख सकते हो, KW कन्वीनियंट है इसलिए हम KW लिख रहे हैं, क्योंकि वो सीधे H प्लस और OH माइनस आ जाता है, उसकी जरूरत आगे पढ़ने वाली है इसी में। और दूसरा जो इक्वेशन होती है, एक तो KW हो गया, दूसरी NH4OH जो कि वीक बेस है, अगर उसकी हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट लिखोगे, रादर सॉरी डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखोगे, तो ये क्या बनाता है NH4 प्लस, और साथ में क्या बनाता है वो प्लस OH माइनस, तो भैया इसका KB लिखोगे, B बेस है ना ये, तो न्यूमरेटर में क्या आएगा भाई NH4 प्लस आएगा, साथ में क्या आएगा OH माइनस आएगा, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा दोस्त NH4OH। अब एक काम करो, ये जो दो इक्वेशंस हैं KB और KW, अगर इनको डिवाइड करो, जस्ट हम बता रहे हैं कि KW अपॉन KB की वैल्यू क्या होगी, वो साफ साफ अभी प्रीवियस उसके बेसिस पे अगर इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो क्या वो KH के बराबर आ जा रही है, इसका मतलब हम यहाँ पे सीधे इसकी वैल्यू KW अपॉन KB ही कर देते हैं। बस रुको अभी एक बार हमको लिख लेने दो पूरा, तो इस जगह पे KH की वैल्यू क्या आएगी, अगर आप लिखोगे तो KH की वैल्यू जो होगी वो आएगा कंसंट्रेशन ऑफ ये CH और ऐसे करके आएगा ना, तो न्यूमरेटर में क्या आएगा CH, न्यूमरेटर में एक और आएगा CH, क्योंकि दोनों के कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई करोगे ना, अब NH4OH और H प्लस के कंसंट्रेशन को डिवाइडेड बाई ये एक्सेस में है उसको KH में पहले इंक्लूड कर चुके होंगे, कोई बोले हम इसको इंक्लूड नहीं किए होंगे, तो भैया यहाँ पे वो आया होगा वाटर, इस वाटर को उठा के यहाँ ले जाओ KH इंटू वाटर, तो यहाँ भी जो वाटर आया होगा इसको उठा के KH इंटू वाटर, तो आंसर तभी तो KW अपॉन KB आया हुआ है। अगर किसी ने वाटर लिखा है तो उसकी बात कर रहे हैं, समझ रहे हो, कुछ भी करो KW अपॉन KB तो आएगा। अरे समझ पा रहे हो, क्योंकि हम दूसरे तरीके भी डेरिवेशन करने की बात कर रहे थे, तो हम सीधे इसको क्या करेंगे C इंटू 1 माइनस H, और ये सीधे हो जाएगा CH स्क्वायर, क्योंकि हमको पता है H इज वेरी मच लेस देन 1, वेरी मच हमेशा ऑलवेज, तो H आ गया तुम्हारा, तो यहां से क्या करोगे H की वैल्यू
अंडर रूट KW अपॉन C KB, यही आएगा। कभी कभी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस भी पूछता है। फिर यहां से हमारा H प्लस की वैल्यू क्या आएगी? H प्लस की वैल्यू तो CH के बराबर है, ये देखो दिखा, ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ C KW अपॉन KAB, ठीक है, KB। लॉग ले लो, लॉग लेने के बाद आप दोनों साइड क्या करोगे, जैसे तुम्हारा मन करे, तुम बोलोगे सर हमने लॉग H प्लस ले लिया, ठीक है। लेफ्ट साइड, राइट साइड क्या आएगा, 1/2 टाइम्स H प्लस का कंसंट्रेशन है, हाँ तो ये आ जाएगा log C प्लस log KW माइनस log KB, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस log PH क्या हो जाएगा, H प्लस क्या हो जाएगा PH, तो एक रिलेशन बन जाएगा यहाँ पे, वही रिलेशन जो रिजल्ट बताया था कि कभी भी पीएच निकालना हो तो एक रिलेशन तो ये कर सकते हो। अच्छा ओवरऑल एसिडिक होगा ना, तो 7 माइनस 7 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करो, क्या सब्ट्रैक्ट करोगे, वहां 7 प्लस करते थे, 7 माइनस यहाँ क्या करोगे, PKB/2 फिर माइनस log C/2, वहां इन्हें दोनों प्लस प्लस कर देते थे बस, जब अभी थोड़ी देर पहले पीएच निकलवाए थे। कभी कभी लोग बोलते हैं ये थोड़ा सा हमको माइनस ये बाई टू में कंफ्यूजन है, तो पीएच की वैल्यू ऐसे कर सकते हो, PKW माइनस PKB माइनस log C अपॉन 2, तुम चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। दिख रहा है भैया? चलो डिराइव कर लो इसको जल्दी से, फिर आगे बताते हैं। कोई डाउट हो तो पूछो। क्या भैया, कुछ डाउट हो पूछना, जल्दी करो। जल्दी करो भैया। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई पहले तो ये होना चाहिए कि ओवरऑल नेचर क्या है, और जब ओवरऑल नेचर आपको समझ में आ जाता है तो उसके बाद और कुछ आपको पता होना चाहिए। ओवरऑल नेचर क्वालिटेटिवली हम लोग को 9-10 से ही पढ़ाया जाता है कि स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड है तो बेसिक होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का सॉल्ट एसिडिक होगा। तो उसी का क्वालिटेटिवली आपको पता है, तो क्वांटिटेटिवली आपको हम कैलकुलेशन करवा के बता रहे हैं। कोई पूछे एसिडिक होगा तो कितना एसिडिक होगा, बेसिक होगा तो कितना बेसिक होगा। क्या बच्चा,
फिर से बताओ यहाँ पे तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा पी के बी। कुछ गड़बड़ कर दिया क्या हमने? अबे तो फिर माइनस आ जाएगा ना, पी के बी लिखोगे ना, पी के बी लिखोगे, माइनस लॉग के बी की वैल्यू पी के बी होती है। भैया कहोगे तो फॉर्मूला ही बता सकते हैं, डेरिवेशन ज्यादा तो नहीं हो रहा है किसी को, मतलब अरे और लोगों को बता रहे हैं, दो चार को नहीं भैया, ज्यादा को अगर प्रॉब्लम होगी तो हम फिर फॉर्मूला बता के उस पर क्वेश्चन करवाने में क्या है ना, जल्दी भी हो जाता है। 12th पास में क्या है, टाइम कम होता है, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने में थोड़ी सी टाइम किल हो जाता है ना हमारा, इसलिए जनरली 12th पास में डिटेल में नहीं जाया जाता। ट्वेल्थ पास में दोस्त राइट स्ट्रेटेजी ही सिलेक्शन दिला सकती है। आप सोचो दोनों साल का सिलेबस फिर से जीरो से शुरू करके कर सकते हैं, वो नहीं हो पाएगा, कितना पढ़ोगे, टाइम कम होता है ना, पीसीएम में सब कवर करना है। तो राइट स्ट्रेटजी क्या होती है, जो क्वेश्चंस आए हैं उनको सॉल्व करना शुरू करो। बहुत लोग इतना ही करते हैं, उनका सिलेक्शन हो जाता है। जितने क्वेश्चन आए हैं पहले उस चैप्टर के उन क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करो, उनके सॉल्यूशन से थियरी पढ़ना शुरू करो। कभी कभी होता है ना, हमेशा डायरेक्ट रास्ता नहीं फॉलो करना चाहिए, एकदम से शॉर्टकट भी नहीं। आज जो क्वेश्चंस आईआईटी में आए हैं उन क्वेश्चंस को देखो, उनका सॉल्यूशन देखो, उनसे रेलेवेंट थियरी पढ़ लो, तुम्हारा सब्जेक्ट इंप्रूव होता चला जाएगा। टाइम कम है ना, अभी जनवरी फरवरी में, अभी देखो नोटिफिकेशन आने वाला है जेई मेन का एडवांस के बाद, तो टाइम कम बचा है ना। पहले वाला जेई मेन तो जनवरी में हो ही जाएगा, हर साल होता है, इस साल भी हो जाएगा, चाहे कोविड हो ना हो। 2020 में भी हुआ था, 21 में भी हुआ था ना 21 में भी। अच्छा वो सेकंड वेव ही चल रही थी, नहीं फर्स्ट वेव चल रही थी तब तक। अरे ठीक है, इस बार मान लो फरवरी में फिर चला जाएगा। अब वेव कितनी वेव आएगी, सबको हो गया एक बार कोरोना लगभग, या वैक्सीनेशन तुम सब लोगों ने सब तो जुगाड़ से लगवा ले रहे। हमारे बगल एक 15 साल का लड़का है, को लंबा चौड़ा है, उसने बोला कि ऐसा है, जुगाड़ से गया पता नहीं कहाँ, 15 ईयर्स का वैक्सीन लगवाया, दोनों डोज लगवा लिया। वैक्सीन वैक्सीन तुम लोग भी जुगाड़ कर लो, लगभग तो जाएगी तुम लोग को, कह दो हो गए 18 के, लगा दो वैक्सीन। हो गया भैया ये, एक वीक एसिड वीक बेस वाला भी कर लो, जल्दी कॉपी करो। देखो कैलकुलेटिंग पीएच इन कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ, calculating pH in complete neutralization of, calculating pH in complete neutralization of weak acid and weak base, complete neutralization of weak acid and weak base। देखो भैया, देखो जैसे हम आपसे बोलते हैं एसिटिक एसिड ले लो और NH4OH ले लो, अब ये तुरंत ना अड़ जाना कि भैया ये तो दोनों, इन दोनों का के भी इक्वल है, न्यूट्रल हो जाएगा। अरे हमने एग्जांपल लिया है कि एसिटिक एसिड ले लो, NH4OH ले लो, इन दोनों की रिएक्शन कराओगे तो भैया पूरा का पूरा रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, अमोनियम एसीटेट बनता है, CH3CONH4, अमोनियम एसीटेट प्लस वाटर। तो एसिटिक एसिड जो है वो तो वीक एसिड है, WA, NaOH, ये सॉरी ये क्या है, वीक बेस है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, खत्म, वीक एसिड कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाएगा वीक बेस से, बचेगा क्या, सॉल्ट।
तो ओवरऑल सॉल्यूशन का नेचर जो होगा, वाटर की वजह से तो कुछ होगा नहीं, इसकी वजह से तो न्यूट्रल होता है ना। तो ओवरऑल सॉल्यूशन का जो भी नेचर आएगा एसिडिक बेसिक, वो नेचर किसकी वजह से आएगा? इसी की वजह से आएगा, समझ रहे हो? तो ओवरऑल सॉल्यूशन का नेचर जो होगा दैट इज बिकॉज ऑफ अमोनियम एसिटेट, या सॉल्ट हाइड्रोलिसिस जो होगी यहाँ पे वो दोनों की होगी, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ अमोनियम एसिटेट CH3CONH4, और इसी की सॉल्ट हाइड्रोलिसिस इज रिस्पॉन्सिबल टू डिटरमाइन ओवरऑल नेचर ऑफ सॉल्यूशन। पहले इतना लिखो भाई, वीक एसिड वीक बेस पूरे तरीके खत्म हो गए, फिनिश। तो इसका मतलब नेचर ऑफ ओवरऑल सॉल्यूशन, नेचर का मतलब है एसिडिक या बेसिक नेचर, विल बी डिटरमाइंड बाय सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ, लिखो, एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन, एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन will be determined by considering acidic or basic nature of resultant solution will be determined by considering salt hydrolysis of ammonium acetate. Acidic or basic nature of overall solution will be determined by considering salt hydrolysis of ammonium acetate. Ammonium acetate के salt hydrolysis से ही overall nature हम बता सकते हैं, है ना भैया? अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, जैसे कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस आपको हम अभी थोड़ी देर से पढ़ा ही रहे हैं, दोनों केसेस में सॉल्ट हाइड्रोलिसिस नेग्लेक्टेड होती है। अबे हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट नेग्लेक्टेड होता है, तो इसमें अमोनियम भी हाइड्रोलाइज करेगा, एसीटेट भी हाइड्रोलाइज करेगा, और इन बोथ केसेस जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस होगा नेग्लेक्टेड होगा, दोनों ही केसेस में। कोई बोले सर डिपेंडिंग अपॉन इनका Ka और Kb, इनके हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट भी H1 और H2 होंगे, ऐसे कह सकते हो H1 और H2। वैसे वो बहुत कम है, और दे बोथ कैन बी नेग्लेक्टेड एज कंपेयर टू यूनिटी। तो जब दोनों ही कंपेयर कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं एज कंपेयर टू यूनिटी, तो दोनों का हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट हम ऑलमोस्ट सेम मान सकते हैं। अबे ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोलिसिस एक की होगी 1.5, एक की 1.6, ज्यादा से ज्यादा ऐसे ही परसेंट होगी, है ना? परसेंट क्या, हाँ परसेंट यही बता रहे हैं, 1.6% हाइड्रोलाइज होगा, कोई 1.7% हाइड्रोलाइज होगा। तो 1 के कंपैरिजन में तो रादर 100 के कंपैरिजन में तो सब बहुत कम है। तो दोनों ही केसेस में हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट जब लिखेंगे तो दोनों के डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस सेम ले लेंगे। वैसे ओवरऑल सॉल्यूशन जो होता है, ओवरऑल सॉल्यूशन उसके बारे में आपको फाइनली बता देते हैं, या फाइनली रिजल्ट बता देते हैं ना। इसका डेरिवेशन करते हो तो बहुत सारे अप्रोक्सीमेशन आते हैं, आप रिजल्ट याद कर लो, डेरिवेशन टाइम आने पर बता देंगे रिजल्ट क्या हो रहा है, बताएंगे जरूर। रिजल्ट जो होता है, पहले रिजल्ट देखो, pH इज इक्वल टू, ये आता है 7 ऐसे देखो, प्लस और आता है pKa माइनस pKb डिवाइडेड बाई 2, बस खत्म। ये तो कंसंट्रेशन से भी इंडिपेंडेंट है, जो सॉल्ट बना है उसके कंसंट्रेशन से भी इंडिपेंडेंट है। मतलब K और Kb की वैल्यू पता हो तो कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है। शायद कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट इसलिए भी है कि अमोनियम एसीटेट में अगर C मोलर लोगे तो अमोनियम का भी कंसंट्रेशन C होगा, एसीटेट का भी कंसंट्रेशन C होगा, ठीक है?
हो सकता है फाइनली रिजल्ट आने में ये आ गया हो। ठीक है भैया, तो पहले तो रिजल्ट याद करो, अप्लाई करना सीखो, डेरिवेशन बता देंगे इसका, जल्दी करो। क्लियर है दोस्त, सबको समझ में आ गया? क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट pH and pOH in following cases. Calculate pH and pOH in following cases. Calculate pH and pOH in following cases. नंबर 1 देखिए, हम आपसे बोलेंगे 0.2 मोलर CH3COONA। सुनो अभी और देखो तो, बी पार्ट बोलेंगे सेकंड वाला। अभी पहले लिखना है क्वेश्चन आपको। 10 पावर -2 मोलर CH3COO पोटेशियम। थर्ड देखिए, 0.1 मोलर 0.05 मोलर कैल्शियम फॉर्मेट। लिखते जाओ। फोर्थ वाला 0.033 मोलर एल्यूमिनियम फॉर्मेट। ऐसे फिफ्थ वाला 0.1 मोलर अमोनियम क्लोराइड 7। 0.01 मोलर अमोनियम सल्फेट। अभी सबके के भी एक साथ देंगे। जीरो 0.03 मोलर अमोनियम एसीटेट। ये 9 क्वेश्चंस हैं, दे रहे हैं आपको। इन 9 क्वेश्चंस को आप सॉल्व करके दिखाओ। ये 9 क्वेश्चन है, इनके के बी की वैल्यूज दे दे रहे हैं आपको। जो के ए होता है, के दे दे या पीके, के दे देते हैं, पीके करना अपने आप। के ऑफ एसिटिक एसिड जो लिखा है ना CH3COOH, इसकी एक्चुअल वैल्यू जो है 1.8 इंटू 10 पावर -5 है। Kb ऑफ NH4OH, इसकी वैल्यू भी 1.8 इंटू 10 पावर -5 है। और Ka ऑफ
फॉर्मिक एसिड, कैलकुलेशन के लिए बता रहे हैं इसको, कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको मान लो 10⁻⁴ है। अच्छा के गिवन है तो पीके निकाल सकते हो, कितना होता है वैसे एसिटिक एसिड का, हम बता देते हैं, उसको याद होना चाहिए, ये इस चक्कर में ना फंसो कि 4.75 या 4.74 लिख सकते हो, 75 लिख लो, 4.75 लिख लो, याद कर लो इसको, इतने क्वेश्चंस किए होगे, याद हो गया होगा। जब भैया इसका के भी और इसका ये दिया है तो आप तो कर ही सकते हो। जब एक का पीके दिया है तो NH4OH का पीके भी आ जाएगा, जल्दी करो। तुम अब शुरू कर दो, फॉर्मूला लगाओगे, कैसे लगाओगे? जो फॉर्मूले पता है आपको पता होना चाहिए ना, किस एसिड किस बेस का सॉल्ट है ये, और सब में सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ही हुई है। जल्दी करो, हम और क्वेश्चन लिख रहे हैं अभी। नहीं, अब बफर में पढ़ाएंगे, बाकी बफर में भी बताएंगे ना, पहले इतना करो। अच्छा पहला वाला क्या है भैया, क्या है पहले वाले में, क्या लगाओगे? ये वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है तो क्या होगा, बेसिक होगा, तो बेसिक होगा तो पीएच की वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, पीएच इज इक्वल टू 7 प्लस, फिर जब वीक एसिड है तो उसका pKa/2 प्लस लॉग C/2, लॉग C अलग निकालना, उसका by 2 करना, C के अंदर ही by 2 मत कर देना, लॉग के अंदर C/2 नहीं होता। अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताओ इसकी, बहुत प्यारा। और बताओ दोस्त, ये बता रहे हैं 7 प्लस, 7 के प्लस में क्या आएगा भाई, हाँ तो 4.75/2 कर दिया, इसके बाद बताओ क्या आएगा, प्लस या माइनस? प्लस आएगा, लॉग, ये तो गड़बड़ कर रहे हो, log 0.2 लिखना पड़ेगा ना तुम्हें, तो log 0.2 का मतलब होता है log 1/5, log 0.2 का मतलब होता है log 2/10 या log 1/5 या माइनस log 5, तो माइनस log 5 की वैल्यू -0.69, log 5 की वैल्यू नहीं जानते, log 5 की वैल्यू 0.699 ही तो होता है भाई, तो ये क्या माइनस में 0.699/2 आएगा माइनस में, तो ये गड़बड़ कह रहे हैं क्या, बता देना, हो सकता है हम गलत लिख रहे हो, हम थोड़ा जल्दी में, हो सकता है कुछ कैलकुलेशन आगे एक्स्ट्रा कर गए हो जो जरूरत ना हो, 0.699/2 आएगा। माइनस में आएगा वो भी, फॉर्मूला तो प्लस में होता है, लेकिन अब क्या करोगे, लॉग के अंदर ऐसी चीज ही है कि माइनस आ गया। देखे गलती कहाँ पे कर सकते हो तुम लोग, उसको देखते रहो। और बताओ दोस्त, दूसरा वाला बताओ। अबे ये क्या है, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड का सॉल्ट है, तो पीएच का फॉर्मूला वही तो लगेगा, 7 प्लस pKb/2, सॉरी A/2, वीक एसिड है ना, और प्लस log C होल डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया 7, चलो 7 लिख दिया, प्लस में क्या आएगा, हाँ तो 4.75/2, फिर माइनस माइनस कितना भैया, -2/2 बाई 2, वही 2/2 आ जाएगा, तो कुल मिला के -1 आ जाएगा, ठीक है, वो -1 जो बता रहे हो ठीक है, ये आंसर आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेना अपने आप। थर्ड वाले में कैल्शियम फॉर्मेट है,
तो क्या पीएच की वैल्यू फिर 7 प्लस pKa/2, pKa की वैल्यू आपको निकाल लेना 4 आएगी, फॉर्मिक एसिड है ना, तब pKa/2 जो भी आएगा 4/2 आ जाएगा। अरे प्लस में अभी लॉग के अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, कितना आएगा भाई? अरे 0.05 इंटू 2, ये लॉग के अंदर होल डिवाइडेड बाय फिर अलग से 2। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेट का कितना है, वो तो कैल्शियम फॉर्मेट है, कैल्शियम फॉर्मेट है 0.05, तो फॉर्मेट कितना होगा उसमें, 2 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा लॉग के अंदर 0.05 इंटू 2 होल डिवाइडेड बाई 2, और तो ये लॉग के अंदर कितना आ जाएगा 0.1, तो कैलकुलेट कर लोगे लॉग के अंदर वाला। अरे तुम लोग तो, हमको लग रहा है फॉर्मूला पुट करने में साले घबराते हो। ऐसे pH इज इक्वल टू 7 प्लस pKa/2 प्लस लॉग के अंदर 0.033 मल्टीप्लाइड बाई 3, लॉग के अंदर है ये होल डिवाइडेड बाई 2। क्योंकि मान लिया हमने एल्यूमिनियम फॉर्मेट जो लिखा है पूरा आयनाइज्ड है, मान लेते हैं, तो एल्यूमिनियम फॉर्मेट पूरा आयनाइज्ड है, तो एल्यूमिनियम फॉर्मेट का कंसंट्रेशन है 0.033, तो उसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.099 या 0.1 मान सकते हैं, उसको 0.1 मान सकते हो। तो ये थर्ड और फोर्थ वाले का आंसर सेम आएगा। अरे वो अप्रोक्सीमेटली सेम आएगा, 0.099 को 0.1 भी तो मान सकते हो। बताओ भैया। अमोनियम सल्फेट पे आ जाओ, यहाँ पे क्या आएगा, एसिडिक होगा ये, बताओ दोस्त। एसिडिक होगा तो पीएच की वैल्यू क्या आएगी, 7 माइनस, अब तो माइनस आ गया, pKb/2 माइनस लॉग के अंदर सी क्या रखोगे, log 10 पावर -2, ये लॉग के अंदर है और होल डिवाइडेड बाई 2, यही तो करोगे, गलत है साले। log 10 पावर -2 के अंदर मल्टीप्लाइड बाई 2 भी तो करना पड़ेगा। log के अंदर करोगे 2 इंटू 10 पावर -2, ये आएगा। है दोस्त, अमोनियम एसीटेट वाला क्या करोगे, कुछ करना भी है इसमें क्या, 7 के साथ प्लस लगाते हैं, फिर pKa माइनस pKb/2। अब pKb आप निकालोगे, लकीली आंसर इसमें आएगा 7, न्यूट्रल ही आएगा लकीली, क्योंकि एसिटिक कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट आएगा। इंडिपेंडेंट होगा कि नहीं होगा, ये 7 क्वेश्चन समझ गए भैया, 7 जल्दी लिखो। 8 9 का आंसर तुम लोग बताओ, को आंसर बताना निकाल के, जब हम कह रहे हैं आंसर बताओ तो आंसर ही बताओ फिर। 8 और 9 का आंसर बताओ, आंसर।
कह रहे हो क्या दोस्त? बाकी दोनों के आंसर बता दूं फिर आगे बढ़ाएं। हम्म। बताओ भाई, अमोनियम ब्रोमाइड वाला क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का सॉल्ट है। तो पीएच इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का 7 माइनस आएगा। 2.3 आ रहा है। 2.3 आ रहा है क्या? 2.13 कोई बता रहा है 2.3। चलो देखो कहीं गलती की हो फिर। पी के बी बाई 2 माइनस लॉग के अंदर क्या आएगा? 5 इंटू 10 पावर माइनस 2 होल डिवाइडेड बाई 2। तो log 5 इंटू 10 पावर माइनस 2 को log 5 माइनस 2 ऐसे नहीं कर पाओगे? ओ 10 पावर माइनस 3 है ये तो। लो तो सॉल्व कर लें इसको। क्या लो ऊपर सॉल्व कर रहे हैं। 7 माइनस पी के बी बाई 2, पी के बी बाई 2 की वैल्यू क्या आएगी? 2.37 माइनस एक और माइनस आया। तो माइनस में हम सबसे पहले जो करना चाह रहे हैं वो आएगा 0.699 बाई 2 और आएगा प्लस 3 बाई 2। बताओ और क्या चाहते हो? सब ये भी करके बताएं क्या? कितना आ रहा है ये? 5.47 775 बता रहे हैं। अरे 7 माइनस 2 पॉइंट। अब देखो कैलकुलेशन में तुम लोग ये गड़बड़ करते हो, तुमको सारे लॉग निकालना नहीं आता लोगों को। ऐसे ऐसे काम करते हो यार तुम लोग। समझ गए भैया? ये बताओ भाई तुम लोग। चलो ये अमोनियम एसीटेट वाला बताओ। अरे 7 प्लस पी के माइनस पी के बी बाई 2 क्या है? 4 माइनस 4 पॉइंट बाई 2 आएगा ना? बताओ कितना? 6.625। समझ भी सकते हो कि भैया फॉर्मिक एसिड ज्यादा एसिडिक था, अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस था रिलेटिवली, तो थोड़ा एसिडिक ही तो आएगा। सही तो आया आंसर, मतलब फॉर्मूला एकदम सही है ये वाला। ठीक है और खत्म हो गया तो क्लियर है। कुछ कुछ यूज करना सीखे। बताओ अभी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के बाद बफर पढ़ाने जा रहे हैं। लिखिए हेडिंग लिखो। अभी आएगा फिर आएंगे ये क्वेश्चंस। ऐसा नहीं बफर में पढ़ाएंगे ना अभी, तो तुम्हें चेक करना आना चाहिए कब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हो रही है, कब बफर बन रहा है। लिखिए कैलकुलेटिंग पीएच इन case of incomplete neutralization reactions. Incomplete neutralization reactions. Incomplete neutralization reactions. Incomplete न्यूट्रलाइजेशन की बात कर रहे हो अभी। न्यूट्रलाइजेशन एक बात बताओ दोस्त, न्यूट्रलाइजेशन कितने टाइप के होते हैं? अच्छा एक बात बताओ, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस इन कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। तो इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन कितने तरीके हो सकता है?
अगर कोई पूछे कि इसका इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन कराना है, इनकम्प्लीट, अरे पता तो लगे कि कब कब बफर बनता है। तो इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन कैसे करोगे? अबे कभी एसिड एक्सेस में ले लो, कभी बेस एक्सेस में, दो तरीके बनाए जा सकते हैं इसको इनकम्प्लीट। अगर तुमने स्ट्रॉन्ग एसिड एक्सेस में ले लिया, मतलब ऐसे जो है वो एक्सेस में ले लो, तो ऐसे एक्सेस में ले लोगे तो क्या ये क्या सॉल्यूशन बनेगा? एसिडिक सॉल्यूशन आएगा। इसका पीएच आपको फर्स्ट क्लास में ही बता दिए थे कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्शन करते हैं, कोई बच जाता है तो ओवरऑल नेचर कैसा होता है? या तो एसिडिक होगा या तो बेसिक होगा। अगर एसिड बच जाएगा तो एसिडिक होगा, निकाल सकते हो इसका पीएच। इसका पीएच कैलकुलेशन आप इजीली कर सकते हो, जो फर्स्ट क्लास में आपको बताया गया है। वैसे ही अगर दूसरा इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन दूसरा तरीके कराने का है कि एसबी स्ट्रॉन्ग बेस एक्सेस में ले लो, तो स्ट्रॉन्ग बेस अगर एक्सेस में लोगे तो ओवरऑल नेचर क्या होगा सॉल्यूशन का? बेसिक होगा। तो ये तो पहली क्लास में बताया था पीएच निकालना इन दोनों केसेस में, कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस जब न्यूट्रलाइज करते हैं तो भैया या तो कंप्लीट न्यूट्रलाइज करेंगे तो पीएच की वैल्यू 7, इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइज करेंगे तो या तो एसिड एक्सेस में होगा तो H प्लस बचा रहेगा, या तो बेस एक्सेस में होगा तो H माइनस बचा रहेगा। ठीक है, निकाल सकते हो इसको। पहला वाला ड्रामा ही खत्म, लो बफर मिला ही नहीं। दूसरा अच्छा, इसी में तीसरा भी कर सकते हैं, दोनों इक्वल हुए तो चलिए पहले इसी में एक एक करते हैं। आप ले लो स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस ले लो। कोई बोले, तीन केसेस बताते हैं ना इसमें, तीनों ऊपर भी थे लेकिन एक एक करके। कोई बोले अगर दोनों इक्वल अमाउंट में थे, मतलब इक्वल मोल्स दोनों के, रादर कंप्लीट न्यूट्रलाइज कर गए, तो जब कंप्लीट न्यूट्रलाइज कर जाएंगे तो क्या होगा ओवरऑल सॉल्यूशन? अगर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो गया तो अभी तो बताएं तुमको, अगर पहले केस में कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हुआ है तो ओवरऑल सॉल्यूशन कैसा होगा? एसिडिक होगा। और उस टाइम क्या होगा? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस अभी कराया था, ठीक है, ये तो जानते हो, पीएच निकल जाएगा इसमें। लेकिन अगर कोई बोले कि भैया स्ट्रॉन्ग एसिड एक्सेस में है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड इज इन एक्सेस, तो सुनो, तो ये ओवरऑल सॉल्यूशन आएगा एसिडिक। और कॉमन आई इफेक्ट से निकालोगे, कैसे निकालोगे? एक वीक एसिड में एक स्ट्रॉन्ग एसिड पड़ा हुआ है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड को कंसिडर करके ही तो पीएच निकाला जाता है, तो उससे पीएच आ जाएगा। कैसे? मान लो आपने एसिटिक कोई भी मतलब अमाउंट ले लिया, जैसे सपोज करिए HCl ले लिया 10 मोल, HCl ले लिया 10 मोल, और आपने ले लिया NH4OH ले लिया सपोज करो 5 मोल। तो HCl 10 है, NH4OH है 5, लिख देते हैं यहाँ पे। रुक जाओ अभी। HCl आपने ले लिया और ले लिया साथ में NH4OH। अगर इन दोनों के 5 मोल हो गए तो पहला वाला केस आ गया सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, ठीक है। अगर HCl का 10 मोल हो गया, इसका 5 हो गया, तो दूसरा वाला केस आएगा। अभी तीसरा बताने जा रहे हैं, 5 और 10 टाइप से टाइप है। तो पहला वाला सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हो गया, दूसरा वाला ये आपका हमने बता दिया। तो स्ट्रॉन्ग एसिड 10 है और वीक बेस 5 है, तो अमोनियम क्लोराइड कितना बनेगा? 5 मोल, और 5 HCl बचा रहेगा। तो जब अमोनियम क्लोराइड वीक एसिड है, स्लाइटली एसिडिक होता है ना, और HCl पहले से रखा हुआ है, तो ओवरऑल सॉल्यूशन एसिडिक आएगा। निकाल लोगे इसका पीएच? बफर तो अब आएगा। जब ये दोनों हम लोग बोलते हैं कि वीक बेस एक्सेस में है, वीक बेस अगर एक्सेस में होगा तो जो बनता है उसका नाम होता है बफर। तुम बोलोगे क्या है भाई, डिटेल में इसको पढ़ाएंगे, डिटेल में पूरी। बफर बनता है, उसका पीएच हमें पढ़ाना है। तीसरा न्यूट्रलाइजेशन ये होता है किसका? वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का। इसमें भी 3, अगर कंप्लीटली रिएक्ट करेंगे, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन,
तो क्या होगा, बेसिक होगा, और इसका पीएच आप लोग सॉल्ट हाइड्रोलिसिस से निकाल सकते हो। ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग बेस एक्सेस में हुआ, स्ट्रॉन्ग बेस एक्सेस में, तो ओवरऑल आएगा बेसिक, और ये एक तरह से एक वीक बेस स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सचर होगा, उसका भी निकाल सकते हो। लेकिन अगर वीक एसिड एक्सेस में हो गया, अभी बफर डिटेल में पढ़ाएंगे, रुक जाओ। वीक एसिड एक्सेस में हो गया तो ये बनता है बफर। और लास्ट वाला चौथा केस होता है वीक एसिड वीक बेस का, यहां नो बफर, यहां नो बफर, बफर बनता ही नहीं। तो इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन जब एसिड बेसिस के होते हैं, सिर्फ दो जगह होती है, दो टाइप के इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन होते हैं जहां पे बफर बनता है, सिर्फ दो टाइप के, बाकी कहीं बफर नहीं बनता। बाकी जो केसेस होते हैं उन सब के पीएच निकालना आप जानते हो। लास्ट केस कभी आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वीक एसिड वीक बेस कभी बफर बनाते ही नहीं। बफर सिर्फ इन्हीं दोनों के इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन। तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का तो हर केस आप पहली क्लास में देख चुके हो। वी स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन केस आज अभी देखा, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन केस अभी आपने देखा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड अगर एक्सेस में होता है तो एसिडिक नेचर आ जाएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड अगर एक्सेस में लिया है तो ये सॉल्यूशन ऐसे बिहेव कर रहा होगा कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, एक वीक एसिड है। तो वीक एसिड क्या कर रहा होगा, इस टाइम अमोनियम प्लस की हाइड्रोलिसिस हो रही होगी। हाइड्रोलिसिस वैसे ही 1-2% हार्डली होती है, नहीं समझ रहे हो। जैसे आपसे कोई पूछे, जैसे एक सॉल्यूशन में NH4Cl की हाइड्रोलिसिस हो रही है, तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इसकी बहुत कम होती है, 1 से बहुत कम होती है। उसी में तुमने स्ट्रॉन्ग एसिड और डाल दिया HCl या HBr डाल दिया, जिसमें से H प्लस पहले से ही मतलब रिलीज कर रहा है। तो जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस उसकी हार्डली 1-2% हो रही थी, वो भी बेचारी नहीं हो पाएगी। हो पाएगी क्या, वो भी नहीं होगी ना। तो इसका मतलब है जब भी किसी की हाइड्रोलिसिस हो रही हो, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, और हाइड्रोलिसिस के बाद जो रिलीज होने वाला आयन है या H प्लस है OH माइनस, वही आप बाहर से ऐड कर दे रहे हो, तो हाइड्रोलिसिस बंद हो जाएगी ऑलमोस्ट। तो टोटल H प्लस है OH माइनस जो बाहर से डाला गया है उसी से कैलकुलेट करेंगे। तो वही तो इस सेकेंड वाले केस में आ रहा है। भैया आपने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया था HCl, वीक बेस लिया था NH4OH, और स्ट्रॉन्ग एसिड के आप ले लो 10 मोल, इसके 5 मोल, तो 5 मोल क्या बना होगा, NH4Cl बना होगा। ठीक है भैया, तो NH4Cl 5 मोल हाइड्रोलाइज कर रहा होगा अपना NH4 प्लस आयन से, लेकिन 5 मोल HCl भी तो पड़ा होगा H प्लस। वो H प्लस हाइड्रोलाइज होने ही नहीं देगा, बोलेगा तुम रुको, हम अकेले ही H प्लस देके पूरा पीएच मेंटेन कर लेंगे। समझ में आ रहा है दोस्त। तो क्या इसका मतलब ये वाला पीएच और ये वाला पीएच तो बहुत आराम से निकाला जा सकता है बाय कंसिडरिंग स्ट्रॉन्ग पार्ट इनटू कंसिडरेशन ओनली ये वाला पीएच। तो पहले टेबल बनाओ, फिर यहाँ पे हम लिखवाएंगे। जब ये लिख लेना तो इसके बगल एक आध दो लाइन में लिखवाते हैं अभी आपको क्या करना है। ठीक है दोस्त, चलो पहले इसको लिखो। ऑनलाइन वाला बहुत छोटा तो नहीं दिख रहा तुम लोग, समझ में आ रहा है भैया। हेलो, कहाँ चले गए साले ऑनलाइन वाले। यस सर। हाँ सर, अच्छा ठीक।
समझ गए भैया? मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं इन केसेस में, कॉपी कर लियो तो बताएं तुम्हें। इन केसेस में यहाँ पे एक सॉल्ट बनेगा अमोनियम क्लोराइड, जिसमें अमोनियम की हाइड्रोलिसिस होके एसिडिक नेचर आ रहा होगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड पहले से पड़ा हुआ है। तो जिस आयन की हाइड्रोलिसिस के बाद कुछ हो रहा होगा ना, उसकी हाइड्रोलिसिस को वो स्ट्रॉन्ग पार्ट सप्रेस कर देगा, वही यहाँ पे भी आएगा। तो इसका मतलब है हाइड्रोलिसिस ना कंसिडर करके जो स्ट्रॉन्ग एसिड वाला पार्ट होगा उससे एसिडिक स्ट्रेंथ निकालनी है, जैसे कि इस केसेस में करते थे। तो ऐसे यहाँ पे भी हाइड्रोलिसिस ना कंसिडर करके आपको स्ट्रॉन्ग बेस मान के पीएच निकालना है। तो बाकी सारे केसेस में हो जाएगा, बस दो केसेस जो बफर वाले हैं वही तो नहीं समझ पा रहे हो। अरे समझ पा रहे हो क्या? ऐसे थोड़ी कि हम बातें बता रहे हैं, आप कैलकुलेशन भी सारे कर सकते हो। क्लियर है कि नहीं? बताओ बच्चा सब लोग, ठीक है? नहीं समझ रहे हो? लिखो क्वेश्चन, लिखो पहले क्वेश्चन लिखवा दें फिर बफर पे आते हैं। अभी बफर शुरू नहीं कर रहे हैं, अभी तो इसी हाइड्रोलिसिस में तुम्हें घुमा फिरा रहे हैं। बफर तो बताएंगे अभी, लिखिए जरा नेक्स्ट, लिखिए। Calculate pH and pOH in following cases. Calculate pH and pOH in following cases. Calculate pH and pOH in following cases. Following cases में pH and pOH कैसे निकालोगे? देखो दोस्त, ए पार्ट लिखो इसमें, ए पार्ट क्वेश्चन है। पहला वाला क्वेश्चन, फाइव 500 ml ए पार्ट है, 500 ml 0.2 मोलर, 500 ml 0.2 मोलर एसिटिक एसिड, 500 ml 0.2 मोलर एसिटिक एसिड प्लस, प्लस करके लिखो वहीं, प्लस प्लस 1000 ml प्लस 1000 ml 0.1 मोलर NaOH। ये पहला केस हो गया। दूसरा केस लिखो, सेकंड वाला। अबे फर्स्ट वाला केस रिपीट कर दे रहे हैं, 500 ml 0.2 मोलर एसिटिक एसिड प्लस 1000 ml 0.1 मोलर NaOH। बी पार्ट लिखो, 1000 ml 0.1 मोलर NaOH प्लस 500 ml प्लस 500 ml 0.1 मोलर एसिटिक एसिड, 500 ml 0.1 मोलर एसिटिक एसिड। ठीक है? सी पार्ट थर्ड वाला लिखो, थर्ड वाला लिखिए, 1000 ml 0.2 मोलर 1000 ml 0.2 मोलर अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, NH4OH। ठीक है? प्लस 2000 ml, प्लस में लिखना है, 2000 ml 0.1 मोलर HCl, HCl। ठीक? फोर्थ वाला पार्ट लिखो, लास्ट वाला पार्ट है ये, फोर्थ वाला, फोर्थ वाला लिखिए, 500 ml 0.4 मोलर, 500 ml 0.4 मोलर HCl, 500 ml 0.4 मोलर HCl प्लस, लिखा 500 ml 0.4 मोलर HCl प्लस 1000 ml
प्लस 1000 ml लिखा, 0.1 मोलर NH4OH, 1000 ml 0.1 मोलर NH4OH। फिर से रिपीट कर देते हैं, 5 डी वाला पार्ट फिर से रिपीट कर रहे हैं, 500 ml 0.4 मोलर HCl प्लस 1000 ml 0.1 मोलर NH4OH। लिखो Ka रादर हाँ भाई, Ka ऑफ एसिटिक एसिड, Ka of acetic acid is equal to 1.8 into 10 power minus 5, 1.8 into 10 power minus 5। अरे pK लिख लो, pK इसी का pK भी आएगा 4.75, ठीक है, pK 4.75। और वैसे NH4OH का pKb भी इतना ही होता है, NH4OH का pKb भी यही वैल्यू रखता है, pKb NH4OH का 4.75, ठीक है। pKb ऑफ NH4, अबे बगल के झांक रहे हो साले, क्या छूट गया था? अब वैल्यू भी तुमको ये भी कोई छूटने वाली चीज है, वैसे याद होगी तुमको वैल्यू। अरे 4.75 भैया पीके, हर चीज याद करने का मत सोचा करो, तो मतलब कॉपी करने में। अब बताएं हम इसको कि बताओगे तुम लोग? क्या भाई, इसमें तो दो तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के केसेस हैं, लो, लेकिन कंसंट्रेशन डिफरेंट आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस है, तो पहले जो सॉल्ट बनेगा उनके कंसंट्रेशंस निकाल दो, ए पार्ट में और सी पार्ट में। ए पार्ट करोगे, ए पार्ट में कौन सा सॉल्ट बनेगा? कितना, क्या? सोडियम एसिटेट। बहुत बढ़िया। क्या कंसंट्रेशन आएगा? पहले तो मिलीमोल्स बताओ कितने बनेंगे। मिलीमोल्स एसिड और बेस के सेम है, तो किसी एक का मिलीमोल लिखो ना। ढेर साले मिलीमोल नहीं बता रहे। 1000 इंटू 0.1 नहीं लिखोगे तो 1, या 500 इंटू 0.2 नहीं लिखोगे, या 1000 इंटू 0.1 लिख दो, या 500 इंटू 0.2 मिलीमोल, तो वही रहेगा। टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? 1500। तो कैलकुलेशन मत करना, क्या कंसंट्रेशन ही आ जाएगा? तो भैया सॉल्ट हाइड्रोलिसिस तो उस टाइम पीएच वाला फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे? pH इज इक्वल टू 7 माइनस या प्लस? तो स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड का सॉल्ट है तो प्लस आएगा। 7 प्लस क्या आएगा? 7 प्लस के बाद ना, pKa/2 प्लस log C। अब C अलग से कैलकुलेट कर लेना अपॉन 2। कैलकुलेशन मत करो, बस इतना लिख लो। फर्स्ट वाले का आंसर ये आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। 1 का आंसर ये है, लिख लो इसको जल्दी से। वन का हो गया आंसर। थर्ड वाले का पता है? 1 का लिख लो, फिर थर्ड वाले का बताएं। थर्ड वाले में अमोनियम क्लोराइड बनेगा ना, क्या बनेगा अमोनियम, तो उसका कंसंट्रेशन कितना आएगा? पहले तो मिलीमोल्स बताओ, चाहे 500 इंटू 0.4 कर दो, या क्या कर दो 2000 इंटू, ठीक है हमारा, किसी से भी कर दो मिलीमोल तो उतना ही आएगा, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम कितना आएगा? ऐसे में एक सी, ओ सी वाला क्या है? 1000? फिर से हाँ तो गलती हो गई भैया, ये लोग बता रहे हैं सी वाला ये है 1000 इंटू 0.2 कर लो, या 5 और क्या है? हाँ 2000, तो ठीक है ऐसे कर लो, किसी का मिलीमोल या टोटल वॉल्यूम 3000 हो जाएगा। कंसंट्रेशन आ गया,
अब पक्का ये एसिडिक होगा तो pH इज इक्वल टू 7 माइनस pKb/2 माइनस log C/2। अब C ये निकाला है अभी आपने, ये थर्ड वाला क्वेश्चन भी हो गया। प्रॉब्लम तो अब आएगी। तो फर्स्ट और थर्ड वाला क्वेश्चन हो गया। प्रॉब्लम देखो क्या आ रही है। जो प्रॉब्लम है वो कहाँ पे है? सेकंड वाला क्वेश्चन पढ़ो। तुम लोग बताओ, कोई सजेस्ट करो हमको क्या करें सेकंड वाले क्वेश्चन में। बताओ क्या है सेकंड वाला क्वेश्चन, कोई सजेस्ट करोगे? बहुत बढ़िया। और हाँ एनएच एक्सेस मैं कुछ बता रहा हूँ, सही तो बता रहे हो। और फिर क्या करेंगे? बफर नहीं बनाएंगे? अभी तो बफर पढ़ाया नहीं हमने। सुनो, जब आपने शुरुआत में क्या लिया है, क्या लिया शुरू में, हमको बताओ, हम शुरू से बता देते। सुनो सब, आप ध्यान से सुनना, बार बार रिपीट नहीं करेंगे। 1000 ml पॉइंट, कहाँ गया भाई? हाँ, 1000 ml 0.1 मोलर NaOH लिया है, 500 ml 0.1 मोलर एसिटिक एसिड लिया है, ये लिया है। तो रिएक्शन करने के बाद सॉल्यूशन में, रिएक्शन होने के बाद मिलीमोल्स जो बचेंगे NaOH के, क्या वो, नहीं 100 तो थे, 50 मिलीमोल बचेंगे, या 50 अपॉन टोटल वॉल्यूम हम कितना कर दें, वो 1500। क्या ये कंसंट्रेशन आएगा किसका? NaOH का, ये आएगा। और इस टाइम कंसंट्रेशन एसिटेट का भी तो आ गया होगा, यही तो एसिटेट कितना आया होगा, क्या वो भी 50 अपॉन 1500 आया होगा? बताओ भैया सब लोग, किसी को डाउट इसमें? कंज्यूम नहीं हुआ होगा, एसिटिक एसिड NaOH से रिएक्ट कर गया होगा, समझ रहे हो? तो एसिटिक एसिड रिएक्ट करके क्या बनाया होगा, एसिटेट ही तो बनाया होगा। तो एसिटेट के मिलीमोल कितने बने होंगे? अबे जितना एसिटिक एसिड था उतना ही बनेगा, मिलीमोल तो आ जाएगा 50, टोटल वॉल्यूम 1500, ये समझ गए? अब दोनों ही बेसिक हैं, ये बहुत वीक बेस होता है, ये सॉल्यूशन को बेसिक कर रहा होगा एसिटेट, लेकिन सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की वजह से अल्कलाइन कर रहा होगा सॉल्यूशन को, और ये साला नाम से ही बेसिक होता है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, समझ रहे हो? ये जो है, ये सॉल्यूशन को, मतलब एसिटेट आयन सॉल्यूशन को बेसिक कर रहा होगा, कैसे? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस से कर रहा होगा ना भैया, थोड़ा सा OH माइनस फर्निश करवा रहा होगा, इसकी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या होगी, बहुत कम होगी। NaOH की प्रेजेंस में इसकी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस और बर्बाद हो जाएगी। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑलवेज लेस देन 1 होती है, ओ सॉरी वेरी मच लेस देन 1 होती है, 0.1 के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो ये क्या कर रहा था, OH माइनस रिलीज कर रहा था, वो भी बहुत थोड़ा थोड़ा रिलीज कर रहा था, वो भी हाइड्रोलिसिस कर करके। तुमने NaOH रख दिया उसमें, तो इसके तो बंद हो जाएगा। तो टोटल OH माइनस कंसंट्रेशन ऑन एन एवरेज हम लोग क्या लिखेंगे, अप्रोक्सीमेटली बस यही हो जाएगा 50 अपॉन 1500, और यहाँ से POH की वैल्यू आ जाएगी। अब लॉजिक क्या लिखोगे, सुनो, लॉजिक क्या लिखोगे कि फाइनली सॉल्यूशन में ये दोनों पड़े हैं, एसिटेट आयन भी सॉल्यूशन को बेसिक कर रहा होगा, लेकिन उसकी वो जो बेसिक करने का उसका प्रोसेस है वो होगा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, जो कि बहुत थोड़ी सी होती है। NaOH भी सॉल्यूशन को बेसिक कर रहा होगा, लेकिन 100% OH माइनस रिलीज करके कर रहा होगा। तो इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, देखो फिर लिखना सॉल्ट हाइड्रोलिसिस वैसे ही बहुत कम एक्सटेंट में होती है, NaOH की प्रेजेंस में वो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस भी फिनिश कर जाएगी। तो इसको लिखो, फिर यहाँ पे थोड़ा स्टेटमेंट लिखवा देते हैं, लिखो बी पार्ट में, पहले इतना पहुंचो, यहाँ तक पहुंचो।
बी पार्ट में पहले पहुंचो तो। बी पार्ट जो क्वेश्चन का दिया है 50/1500 एनएओएच रहेगा। अच्छा, किसी को इसमें प्रॉब्लम हो तो बता दो 50/1500 क्यों लिखा। ठीक है भैया, कितना पहुंच गए? अब इस सॉल्यूशन के बारे में इसके एसिटेट के बगल में ऐसे जाके एरो बना के लिखो। अब अपने हिसाब से लिख लो इसको, हम क्या समझाएं बार बार यार, पूरा स्टेटमेंट लिखवाएंगे तुमको लगेगा थ्योरी चल रही है। फिर से समझा देते हैं। ऐसे लिखना कि एसिटेट आयन सॉल्यूशन को बेसिक कर रहा होगा, सॉल्यूशन को बेसिक बना रहा होगा, लेकिन सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की वजह से बना रहा होगा। जैसे भी चाहो वैसे लिख लो, जैसे तुम्हारा मन करे समझने में, कि एसिटेट आयन भी सॉल्यूशन को बेसिक कर रहा होगा, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की वजह से बेसिक कर रहा होगा, लेकिन इसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस वेरी मच लेस देन 1 है, पहले ही वेरी मच लेस देन 1 है। तो जो एसिटेट पूरे सॉल्यूशन को बेसिक कर रहा होगा ड्यू टू सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, एसिटेट सॉल्यूशन को बेसिक करेगा ड्यू टू सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, और उसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इज वेरी मच लेस एज कंपेयर टू यूनिटी। ऑलरेडी पहले से ही इन इतना लिखिए कि एसिटेट सॉल्यूशन को बेसिक कर रहा होगा, नो डाउट, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की वजह से बेसिक कर रहा होगा, और सॉल्ट हाइड्रोलिसिस बहुत कम होती है। इतना स्टेटमेंट लिख लो। उसके बाद बोलो इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, वो जो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस एसिटेट की थी वो ऑलमोस्ट शट डाउन हो जाएगी, या ऑलमोस्ट मतलब बहुत कम, पहले भी बहुत कम थी, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस जो एसिटेट की सॉल्ट हाइड्रोलिसिस थी वो ऑलमोस्ट बंद हो जाएगी, रुक जाएगी, वैनिश कर जाएगी। तो टोटल पीएच या पीओएच जो निकालेंगे वो सिर्फ स्ट्रॉन्ग पार्ट को कंसिडर करके ही निकालेंगे। एसिटेट की सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पहले बहुत कम होती थी, जिसकी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस वेरी मच लेस देन 1 हुआ करता था, है ना भैया, बहुत कम होता था, बहुत कम, उसकी वजह से पूरा सॉल्यूशन बेसिक करता था। और जब तुमने स्ट्रॉन्ग बेस डाल दिया तो वो जो बेसिक कर रहा था OH माइनस फर्निश करवा रहा था, अब वो भी नहीं फर्निश करवा पाएगा, क्योंकि NaOH वाले OH माइनस बोले कहाँ से आ रहे हो, हम तो पहले से पढ़े हैं यहाँ पे, समझ रहे हो भैया। तो जब ऐसा कोई केस दिखे कि कोई सॉल्ट हाइड्रोलिसिस करके सॉल्यूशन को एसिडिक का बेसिक कर रहा है, और उसी में तुम बाहर से एसिडिक का बेसिक सॉल्यूशन डाल दो, तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस बंद हो जाएगी। तो टोटल पीएच या पीओएच कैसे निकालोगे? वो स्ट्रॉन्ग या बेस, स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग एसिड को कंसिडर करके निकाल दोगे। ऐसे ही फोर्थ वाला केस हो जाएगा दोस्त। अबे लास्ट वाला केस ऐसे हो जाएगा, सबको समझ में आ रहा है? हे ऑनलाइन वाले तुम लोग लिख लिए भैया इसको? यस सर। यस सर। बहुत अच्छे दोस्त, सब लोग इसको कर लो भैया। ऐसे आयनिक में आता नहीं तो आयनिक में बहुत कंफ्यूज रहोगे तुम लोग। अरे आयनिक कभी पढ़े थे तुम लोग, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लग रहा है तुम लोगों को? अब ऐसे करोगे तो इम्प्रूव करोगे। जितनी चीजें बताएं लिख लिया करो, जैसे भी समझो उसको कॉपी कर लिया करो और घर पे जाके रिवाइज कर लिया करो। थेरेटिकली जब तुम बहुत स्ट्रांग रहोगे तो फिर क्वेश्चन भी आराम से हो जाएंगे। मतलब हम तुमको फॉर्मूला भी बता सकते हैं, कोई भी फॉर्मूला बता सकता है, लेकिन फॉर्मूला अगर सिर्फ देखोगे तो जरूरी नहीं कि आप अच्छे लेवल के क्वेश्चन कर पाओ। थेरेटिकली अच्छे रहोगे तो बस तुम्हारे पास क्या सिर्फ आप बचेगा कि प्रैक्टिस कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लोगे तो एकदम परफेक्ट हो जाओगे। इसलिए थ्योरी पे ज्यादा फोकस करनी चाहिए। अब ये जैसे स्टेटमेंट लिखे हैं तो अब सुनो तो, इसका मतलब अब किसी भी एसिड बेस केस में कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के केस में पीएच आप निकाल सकते हो, और इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन के केस में जब स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट एक्सेस में बचा रहता है, चाहे स्ट्रॉन्ग एसिड चाहे स्ट्रॉन्ग बेस, तब भी पीएच निकाल सकते हो। अब इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन में जब वीक वाला पार्ट एक्सेस में बचा रहता है तब बफर बनता है। भाई इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन कितने तरीके होता है, या तो स्ट्रॉन्ग मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की बातें नहीं करेंगे, तो या तो स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट या तो बचा रहे, या तो वीक वाला पार्ट बचा रहे। स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट बचा रहेगा तो ऐसे निकाल लोगे जो अभी बताया, तो वीक वाला पार्ट बचा रहेगा तो नाम आता है बफर सॉल्यूशन। हेडिंग लिखिए बफर सॉल्यूशन, अलग से लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 1 घंटे कम से कम ये चलेगा। लिखो बफर सॉल्यूशन, BUFF बफर।
बफर सॉल्यूशन हो नहीं पाएगा अब आज, बाकी कल पढ़ाएंगे, है ना भैया, टाइम हो गया। अब आप लोग ब्रेक ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो थोड़ी देर घूमो टहलो, अभी दूसरी क्लास होगी आपकी। थैंक यू।